सो गाइस फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बर्फ़ तक पहुंच चुके हैं। क्या खूबसूरत व्यूज़ है। आइए ज़रा थोड़ा सा ऊपर पैदल चलते हैं और आपको ज़रा व्यूज़ में दिखाता हूँ यहाँ के। क्या खूबसूरत किस्म के व्यूज़ हैं। ओह माय गॉड। अब क्योंकि हम ठीक ठाक हाइट पर हैं तो यहाँ पर हमारी सांस भी थोड़ी ज़्यादा फूल रही है ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से। शायद आपको वो अंदाज़ा हो भी रहा होगा। अस्सलाम वालेकुम। आज है 25 नवंबर, पीर का दिन और तकरीबन सुबह 10 बजे हैं और हम जा रहे हैं एक बाइक ट्रिप के ऊपर। सो यस, हम लोग जा रहे हैं नारान। बेसिकली हम लोग जा रहे हैं झील सैफ अल मलूक, मानसहरा से झील सैफ अल मलूक सर्दियों के दिनों में। और यहाँ पर बेसिकली इस ट्रिप का मकसद ये है कि वहाँ जाकर हमने बर्फ़ देखनी है, बर्फ़ एक्सप्लोर करनी है और साथ ही वो सीनरी और वो माहौल आप लोगों के साथ भी शेयर करना है। जल्दी से आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और अगर आप इसी तरह के अच्छे मज़ेदार इंटरेस्टिंग किस्म के व्लॉग देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्यूचर में इसी तरह की इंटरेस्टिंग मोटो ब्लॉगिंग की वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। ये मेरा बाइक रहा और मेरे साथ जा रहे हैं उमर भाई फ्रॉम बाइकमेट पीके और ये है उनका बाइक एडवेंचर टूरर मोटरसाइकिल है जो कि केपीटी का एक बिल्कुल नया प्रोडक्ट है, पाकिस्तान के अंदर न्यूली लॉन्च हुआ है। और मैं अपना बाइक यूज़ करूँगा जो कि ये वाला है। तो हम पहुंच चुके हैं मानसहरा बाईपास टॉप पर, जो कि मानसहरा की खूबसूरत तरीन जगहों में से एक है। सो जनाब, ये है एक बहुत ही खूबसूरत नाइस एंड ब्राइट सनी डे। ये है हमारा फ्लैट अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ से अगर आप आएंगे तो आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा व्यू आपको यहाँ से नज़र आएगा, जो कि पूरे शहर का नज़ारा आपके सामने पेश करता है। तो अगर कभी आपका गुज़र मानसहरा सिटी से हो तो इस बाईपास टॉप के ऊपर ज़रूर रुकें, यहाँ पर एंजॉय करें। ये है जी दूसरी साइड का व्यू। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वो सारे का सारा जो है ये पूरा मानसहरा शहर है, जो कि आपको ऐसे लगेगा कि सारा आपके कदमों में है। और यहाँ से 360 व्यू आप ले सकते हैं पूरे के पूरे शहर का, जो कि बहुत खूबसूरत लगता है। वैसे तो मानसहरा में अट्रैक्शन के लिए बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर आप घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में यहाँ पर एक डैम भी बनने जा रहा है जो कि कोर्ट के मकाम पर बनेगा। ये जो पुल आप देख रहे हैं एग्जैक्टली इस जगह पर, ये डैम तकरीबन 2 अरब रुपए से कम की लागत में बनाया जाएगा। ये बेसिकली एक छोटा सा डैम होगा जिससे न सिर्फ तकरीबन 2 लाख लोगों तक पानी पहुँचेगा और साथ ही साथ इसका पानी यहाँ के ज़रूरी इलाकों में भी पहुँचाया जाएगा और इससे बिजली की कमी को भी पूरा किया जाएगा। फुल करवाएं। अभी तकरीबन 11:30 का टाइम है, ब्राइट सनी डे है और बड़ा प्लेजेंट सा मौसम है। वैसे तो इस वक्त अच्छी खासी धूप निकली हुई और सूरज से अच्छी खासी गर्मी आ रही है, लेकिन स्टिल हवा काफ़ी ठंडी है। लेकिन हमने अपना कंप्लीट राइडिंग गेयर पहना हुआ है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सर्दी तो नहीं लग रही, बट स्टिल हवा हल्की हल्की ठंडी महसूस हो रही है। लेकिन जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ की सर्दी के मुकाबले में ये सर्दी तो कुछ भी नहीं है। अभी ये जो सामने आप डाइवर्जन देख रहे हैं, यहाँ पर एक रास्ता राइट साइड पर जा रहा है और एक ये रास्ता है जिस पर अभी हम जा रहे हैं। तो बालाकोट का ये जिस रास्ते पर अभी हम जा रहे हैं ये नया रास्ता है, और जो राइट साइड वाला रास्ता है पहले ये रास्ता यूज़ किया जाता था और असल रास्ता बालाकोट का यही था, जो कि अब ज़्यादातर गढ़ी जाने के लिए या मुजफ्फराबाद जाने के लिए यूज़ किया जाता है, या अगर आप कश्मीर जा रहे हैं तो फिर आप इस रास्ते का यूज़ करेंगे। लेकिन ये रास्ता अभी भी बालाकोट जाता है और बालाकोट से थोड़ा सा पहले बीसिया के मकाम पर ये इसी रोड को जिस पर अभी हम जा रहे हैं आपस में कनेक्ट करता है। सर्दियों के मौसम में यहाँ पर दरख्तों के पत्तों में आपको बहुत ज़्यादा कलर्स देखने को मिलेंगे। ये जो आप मेरी लेफ़्ट साइड पर रास्ता देख रहे हैं ये है लिंक एक्सप्रेस वे का। तो अगर आप इस्लामाबाद से या लाहौर से या किसी भी दूसरे शहर से आ रहे हैं तो आप डायरेक्टली मोटरवे से इस एरिया तक पहुँच सकते हैं। अब आप मानसहरा शहर को बाईपास भी कर सकते हैं। तो वहाँ से ये एक कनेक्टिंग रोड है जो कि डायरेक्ट एक्सप्रेसवे से आपको इस रोड के साथ कनेक्ट कर लेती है। और ये एरिया एग्जैक्टली बालाकोट से तकरीबन 20 से 21 किलोमीटर पीछे है, रफली 22 किलोमीटर पीछे है, और फिर इसके बाद आप बालाकोट के साथ डायरेक्टली जाकर कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि अब अगर आप किसी भी दूसरे शहर से आ रहे हैं तो बजाय इसके कि आप मानसहरा को बाईपास करें,
आप मानसहरा शहर से होकर आएँ। उसकी वजह यह है कि ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये न्यू बालाकोट सिटी वाला जो कि एक्सप्रेसवे को आपस में कनेक्ट करता है, ये आगे जाकर काफ़ी नैरो हो जाता है और सीज़न के दिनों में जब ज़्यादा रश होता है तो यहाँ पर 3-3 से 4-4 घंटे ट्रैफिक जैम रहता है, जिसकी वजह से आप ठीक-ठाक ख़वारी का सामना कर सकते हैं। तो बेस्ट वे ये है कि आप मानसहरा शहर से होकर आएँ, जिसमें एक तो आप मानसहरा टॉप का व्यू भी एंजॉय करेंगे और वहाँ पर भी आपको काफ़ी खूबसूरत नज़ारे मिलेंगे। और दूसरी बात ये कि अब आप जिस भी सीज़न में आ जाएँ, मानसहरा सिटी के अंदर आपको बिल्कुल भी रश नहीं मिलेगा और ईज़िली आप वहाँ से निकल कर आ सकते हैं, बजाय इसके कि आप यहाँ न्यू बालाकोट सिटी के नैरो रास्ते पर ट्रैफिक के अंदर फंसें। तो बेसिकली ये रोड भी नहीं है जो बालाकोट सिटी है, यहाँ पर बिल्कुल एक तंग गली है जहाँ से वो पूरी की पूरी एक्सप्रेस वे से आने वाली तमाम ट्रैफिक जो नॉर्थ में जाती है वो गुजरती है। तो ये एक बड़ा ही अजीब सा माहौल बन जाता है और आपके लिए बेस्ट ये है कि आप अगर मानसहरा सिटी से होकर आते हैं तो वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा आसान होगी। और अगर आपने मानसहरा सिटी से होकर आना है तो फिर उसके लिए आपको कलंदराबाद इंटरचेंज से मानसहरा सिटी के अंदर उतर जाना होगा, क्योंकि उससे अगला जो इंटरचेंज है, अगर आप उससे उतरेंगे तो उससे आगे जो मानसहरा की कनेक्टिंग रोड है उसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी है, तो आप बहुत ज़्यादा तंग हो जाएंगे। तो बेस्ट ये है कि आप कलंदराबाद से उतर जाएं और फिर मानसहरा सिटी से होकर बाईपास से होते हुए आप इस तरफ आ जाएं। ये खूबसूरत सा रास्ता जाता है जाबा टॉप की तरफ, जो कि बालाकोट से चंद किलोमीटर्स पहले आता है और फिर उसके बाद शुरू होता है पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा सीनिक और सबसे ज़्यादा खूबसूरत रोड, और ये भी बालाकोट से पहले ही आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से आगे आगाज़ होता है जाबा टॉप की चढ़ाइयों का और प्रॉपर कर्वी रोड्स का, जो कि अभी आप देखेंगे। जैसे जैसे हम पहाड़ियों पर ऊपर जाते जा रहे हैं, सर्दी में भी मज़ीद इजाफा होता जा रहा है और इन खूबसूरत नज़ारों की तो क्या ही बात है। और ये है जाबा टॉप का फाइनल कर्व, जिसे कंप्लीट करने के बाद आपको सबसे पहले लेफ़्ट साइड पर एक रेस्टोरेंट नज़र आएगा, तो यहाँ पर आप रेस्ट भी कर सकते हैं और आपको खाना पीना भी मिलेगा। वेलकम टू द लैंड ऑफ वैलीज़, और साथ ही साथ जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें। जाबा टॉप के फ़ौरन बाद और बीसियाँ से थोड़ा सा पहले आपको ये एक छोटा सा पैच मिलता है जो कि प्रॉपर कर्वी रोड्स हैं और बहुत ही खूबसूरत फॉरेस्ट है, जिससे गुजर कर आप बालाकोट की तरफ जाते हैं। अभी तो हम जा रहे हैं, तकरीबन दोपहर का टाइम है, लेकिन अगर आप कभी यहाँ से सनसेट के टाइम पर गुजरें या आप सुबह के टाइम पर गुजरें तो आपको इस जगह का नज़ारा देखने का बहुत मज़ा आएगा। इस जगह का नाम है बीसियाँ चौक, जो कि बालाकोट से कुछ किलोमीटर्स पहले आता है, और वो जो पुराना रोड था बालाकोट की तरफ जो आता था, वो और न्यू रोड दोनों इसी चौक में आकर आपस में कनेक्ट होते हैं। और अगर आप पुराने रोड से आते हैं तो आप यहाँ से आकर इस चौक से निकलते हैं और फिर उसके बाद ये रोड एक ही हो जाता है जो कि बालाकोट की तरफ जाता है। बालाकोट मेन बाज़ार की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको न सिर्फ रहने के लिए अच्छे होटल्स मिल जाएंगे, खाने पीने के लिए सब कुछ मिल जाएगा, बल्कि यहाँ पर आपको ज़िंदगी की बाकी तमाम सहूलियात भी मिलेंगी, जैसा कि बैंक्स यहाँ मौजूद हैं, ATMs यहाँ पर मौजूद हैं और भी बाकी सारी चीज़ें आपको यहाँ से बड़ी ही आसानी से मिल सकती हैं। और इन सारी चीज़ों के साथ साथ यहाँ पर तमाम तरह के नेटवर्क्स बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं और साथ ही अगर आपने इंटरनेट यूज़ करना है तो 4G भी यहाँ पर बेहतरीन चलता है। और ये है अयूब ब्रिज बालाकोट, और यहाँ पर पहली दफ़ा आप दरिया कुनहार को क्रॉस करते हैं और आप दरिया की राइट साइड पर हो जाते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर दरिया बहुत ही थोड़ा सा है, उसकी वजह कि सर्दियों के दिन है और इन दिनों में ग्लेशियर्स का पानी बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से दरिया में आपको काफ़ी कम पानी नज़र आता है। बालाकोट सिटी को क्रॉस करने के बाद एक तो प्रॉपर वैलीज़ का आगाज़ होता है, प्रॉपर चढ़ाइयाँ शुरू होती हैं, और ये जो चेक पोस्ट आप देख रहे हैं सिटी क्रॉस करने के बाद ये आती है सबसे पहली पुलिस की चेक पोस्ट। नॉर्मली हमें तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रोका, उसकी वजह कि सर्दियाँ थी, रश वगैरह बिल्कुल भी नहीं था और टूरिस्ट आमतौर पर इन दिनों में यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आते। जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल सुनसान रोड्स हैं, लेकिन अगर आप रशी डेज़ में आते हैं, सीज़न के दिनों में आते हैं, तो फिर इस चेक पोस्ट पर रोक कर आपको ज़रूर आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, और ID कार्ड वगैरह भी आपसे देखा जा सकता है। अभी आप देख सकते हैं ये रोड्स बिल्कुल खाली हैं, लेकिन गर्मियों में या पीक सीज़न में ऐसा सीन नहीं होता। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको रश देखने को मिलता है और पीक सीज़न में तो कई दफ़ा यहाँ पर आपको बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक जैम भी देखने को मिल सकता है। तो अगर आप पीक सीज़न में आ रहे हैं तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आइएगा। यस, अगर आप सर्दियों में आ रहे हैं तो मेरे ख़्याल से नारान सर्दियों में भी विज़िट करने के लिए एक बहुत ही शानदार जगह है, लेकिन ये जिन दिनों में हम जा रहे हैं, नवंबर के दिनों में, तकरीबन नवंबर का बिल्कुल आखिर है, तो इन दिनों में ये लास्ट डेज़ होते हैं नारान विज़िट करने के। अभी ये जो हम जा रहे हैं इसके फ़ौरन बाद नारान में बर्फ़बारी शुरू हो जानी है और उसके बाद रास्ते बंद हो जाएंगे। तो अगर आपने सर्दियों में विज़िट करना है तो कोशिश करें कि नवंबर के स्टार्ट से लेकर नवंबर के एंड से पहले पहले
आप नारान विज़िट कर लें, और हो सकता है कि टॉप पर आपको बर्फ़बारी भी देखने को मिल जाए। खैर हम भी तो बर्फ़बारी देखने के लिए ही जा रहे हैं। तो एक और चीज़ कि यहाँ की जो सर्दी होती है वो बहुत ही ज़्यादा शदीद होती है। अभी आप देख सकते हैं, आपको प्लेजेंट मौसम नज़र आ रहा होगा, ठीक ठाक अच्छी धूप निकली हुई है, स्काई बहुत अच्छे कलर का ब्लू नज़र आ रहा है। लेकिन इन पहाड़ों को और इन इलाकों के मौसम का बिल्कुल भी कभी भरोसा मत करें, क्योंकि यहाँ पर मौसम कब ख़राब होता है बिल्कुल भी आप नहीं कह सकते। और फिर दूसरी बात ये, क्योंकि ये पूरी वैलीज़ हैं, पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ की सर्दी मैदानी इलाकों की सर्दी से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है, बहुत ज़्यादा शदीद होती है। तो अगर आप सर्दियों के मौसम में यहाँ विज़िट कर रहे हैं तो मेक श्योर आप करें कि आपने अपने साथ कंप्लीट गर्म कपड़े रखने हैं, जिसकी वजह से आप बाहर गाड़ी से निकल कर भी घूम फिर सकें। अभी आप देख सकते हैं यहाँ से आगे, क्योंकि बालाकोट को हमने क्रॉस कर दिया, तो यहाँ से आगे प्रॉपर चढ़ाइयों का आगाज़ हो जाता है, और यहाँ से आगे फिर जगह भी और सीनरी भी खूबसूरत होती जाती है। लेकिन जैसे जैसे चढ़ाई ज़्यादा होती जा रही है वैसे वैसे हवा मज़ीद ठंडी होती जा रही है, और साथ ही साथ सर्दी में भी इजाफ़ा होता जा रहा है। अच्छा, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमें कोई 12 साढ़े 12 बज चुके थे, और क्योंकि हमने नारायण पहुंचना था तो हमारी कोशिश थी कि हम जल्द से जल्द पहुंचें। उसकी एक वजह ये भी होती है कि यहाँ पर पहाड़ी इलाकों में 5 बजे के बाद फ़ौरन मगरिब हो जाती है, और क्योंकि ये रोड्स जैसा कि आप देख सकते हैं ये बड़े ही डेंजरस किस्म के रोड्स हैं, यहाँ पर कर्व्स बहुत ज़्यादा हैं, और सबसे मेन चीज़ कि जिन इलाकों में भी हम जा रहे हैं ये प्रॉपर लैंड स्लाइडिंग वाले एरियाज़ होते हैं, और यहाँ पर आपको जगह जगह पर भी लैंड स्लाइडिंग के बोर्ड्स लगे हुए नज़र आएंगे, क्योंकि ऐसे एरियाज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा आते हैं। तो हमारी कोशिश ये थी कि रोशनी में हम अपनी मंजिल तक पहुँच जाएँ, और वापसी भी हम रोशनी में ही कर लें, ताकि हमें प्रॉब्लम, किसी भी किस्म का प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। इस वजह से हमने कोशिश की कि यहाँ पर एक तो अपनी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा रखी जाए, ताकि हम टाइम से ऊपर अपने टॉप तक, अपनी मंजिल तक पहुँच सकें। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे थे, हाइट में इजाफ़ा होने की वजह से एक तो ऑक्सीजन में भी कमी होती जा रही थी, और फिर दूसरी बात ये कि ठंड में भी इजाफ़ा होता जा रहा था, और यहाँ की सर्दी बहुत ज़्यादा शदीद होती है। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी हम प्रॉपर राइडिंग गियर के अंदर राइड कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने जैकेट्स पहनी हुई हैं राइडिंग वाली, प्रॉपर हेलमेट्स पहने हुए हैं, राइडिंग ग्लव्स पहने हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ग्लव्स के अंदर बिल्कुल ठंडी हवा ऐसे आ रही थी जैसे हमने बिल्कुल हाथ ओपन रखे हुए होते हैं, कोई भी ग्लव्स नहीं पहने हुए होते। और जैसे जैसे हम आगे जा रहे थे हवा की शिद्दत में भी इजाफ़ा हो रहा था, और हवा के टेम्परेचर में भी कमी आती जा रही थी। और यस, विंटर ग्लव्स हम अपने साथ लेकर गए हुए थे, तो अगर आगे जाकर बहुत ज़्यादा सर्दी हुई तो हम अपने ग्लव्स को चेंज कर लेंगे और विंटर ग्लव्स का यूज़ कर लेंगे। और फिर जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे आपको कर्वी रोड्स नज़र आते जाएंगे, और वैलीज़ में से टर्न करते हुए अचानक आप एक ऐसे टर्न में से गुजरेंगे जहाँ से मुड़ते ही आप सरप्राइज़ हो जाएंगे, क्योंकि सामने आपको नज़र आएगा मकड़ा व्यू का टॉप, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत पहाड़ है। ना सिर्फ ये साइज़ में बहुत बड़ा है, बल्कि इसके ऊपर ये हर वक्त बर्फ़ से ढका रहता है। और सबसे अमेजिंग चीज़ ये कि ये अचानक से आपको नज़र आता है, जैसे ही आप राइट साइड पर टर्न करते हैं तो सामने आपको इस पहाड़ का व्यू कम्प्लीटली नज़र आता है। और क्योंकि ये बर्फ़ से ढका रहता है और इसके ऊपर अक्सर बादल ही होते हैं, लेकिन अगर आपकी किस्मत अच्छी हो, बादल ना हो, तो आप इसका व्यू एंजॉय कर सकते हैं, जो कि इस वक्त आप देख भी सकते हैं। तो मांडरी पहुंचकर हमने एक छोटा सा स्टॉप लिया, जिसकी वजह ये थी कि हमने यहाँ से गर्म सॉक्स खरीदी। बेसिकली हमने ऑलरेडी गर्म सॉक्स पहनी हुई थी, लेकिन सर्दी बहुत शदीद थी, जिसकी वजह से हमें एक और पेयर की ज़रूरत पड़ी। और क्योंकि जूते जो हमने पहने हुए थे वो राइडिंग शू नहीं थे, जिसकी वजह से हवा जो है वो जूतों के अंदर आ रही थी और ठीक ठाक ठंडी थी। तो यहाँ से हमने एक एक्स्ट्रा पेयर सॉक्स का ख़रीदा, और इसके साथ साथ क्योंकि सर्दी शदीद हो गई थी तो हमने विंटर ग्लव्स निकाल कर वो भी पहन लिए थे। इसमें कोई शक नहीं कि मांडरी से आगे व्यूज़ काफ़ी खूबसूरत हो जाते हैं, सीनिक एरियाज़ शुरू हो जाते हैं, और साथ ही साथ आप हाइट गेन करना भी शुरू कर देते हैं, और आपको वहाँ जाकर अंदाज़ा होता है कि आप ठीक ठाक हाइटेड वैलीज़ में से गुजर रहे हैं और मुसलसल आप हाइट गेन कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक प्रॉब्लम ये भी होता है कि मांडरी से आगे का रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, जो कि काफ़ी बम्पी है, और इसकी वजह से एक तो आपकी स्पीड काफ़ी स्लो हो जाती है, और फिर दूसरी बात ये कि आप रास्ते को भी ठीक तरीके से एंजॉय नहीं कर सकते। ये एक प्रॉब्लम मांडरी से आगे के रोड में आपको देखने को मिल सकता है। और फिर जैसे ही हम थोड़ा सा आगे गए तो हमने देखा कि रोड के ऊपर काम लगा हुआ है, जगह जगह पर कंघी फेरी हुई है, जिसकी वजह से रोड बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है। खैर, इसकी वजह से हमारा राइडिंग एक्सपीरियंस थोड़ा सा ख़राब तो हुआ, और ऑब्वियसली राइडिंग और ज़्यादा डेंजरस हो गई, क्योंकि ऐसे रोड के ऊपर बाइक राइड करना बहुत मुश्किल होता है। कभी भी आपका टायर फिसल सकता है और आप रोड के ऊपर गिर सकते हैं, और उस सूरत में हमें अपनी स्पीड बहुत कम रखते हुए रोड के ऊपर चलाना पड़ा बाइक को। लेकिन अच्छी बात ये कि कागान से आगे और पीछे कम्प्लीटली रोड का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, जो कि नारान तक लगा हुआ है।
और ये जितना भी पैच जो कि मांडरी से आगे नारान तक ख़राब था, बहुत सारे लोग आप में से जा चुके हैं और आपको पता है कि मांडरी से आगे रोड की बहुत बुरी हालत थी, जो कि नारान तक तकरीबन ऐसा ही था। और वो सारे का सारा रोड अब दोबारा से बन रहा है। ना सिर्फ यहाँ काम लगा हुआ है, बल्कि आधे से ज़्यादा जो रोड का पैच है जो ख़राब था वो नया डल चुका है। और अभी जब हम पहुँचे थे तो रोड के ऊपर अभी रोड मार्किंग या रोड लाइनिंग भी नहीं की हुई थी। तो बिल्कुल ब्रांड न्यू रोड ने हमारा वहाँ पर वेलकम किया और उसे देखकर दिल खुश हो गया। और फिर हम पहुँच गए सुक्की किनारी डैम के पास, और यहाँ से जैसे ही टनल स्टार्ट होता है उससे पहले एक बिल्कुल डिफरेंट तरह का रोड स्टार्ट हो जाता है। और इसके साथ साथ जो पहाड़ी है उसके ऊपर लैंडस्लाइडिंग से बचने के लिए प्रॉपर फिलिंग की गई है, ताकि किसी किस्म की लैंडस्लाइडिंग रोड के ऊपर ना हो जिसकी वजह से रोड ख़राब हो। साथ ही ये जहाँ पर प्रॉपर पहाड़ी के ऊपर फिलिंग की गई है, यहाँ पर पानी के अखराज के लिए पाइप्स लगाए गए हैं, ताकि अगर ज़मीन के अंदर पानी जमा भी हो तो वो इन पाइप्स के थ्रू बाहर आ जाए और लैंडस्लाइडिंग का ख़तरा कम से कम हो। खैर, हम आगे चलते हैं सुक्की किनारी टनल के अंदर। और खैर अब हम चलते हैं सुक्की किनारी टनल के अंदर, और इस टनल की लंबाई है तकरीबन 421 मीटर के करीब, 420.8 मीटर इसकी लंबाई है। टनल अंदर से प्रॉपर वेल लिट थी, लाइट्स वगैरह लगाई हुई थी। जब मैं पहली दफ़ा यहाँ पर आया था तो उस वक्त यहाँ ये टनल पूरे अंधेरे में गुमसुम थी, और इससे आगे वाला जो रोड था टनल के आगे वाला वो भी कंप्लीट नहीं हुआ था। तो टनल क्रॉस करते ही आपको नीचे दूसरे पुराने रोड पर उतार दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। टनल के आगे भी नारान तक का जो रोड है वो कम्प्लीटली मुकम्मल हो चुका है, जो कि इसी तरह का ब्रांड न्यू रोड है। और साथ ही साथ टनल के अंदर वेंटिलेशन के लिए फ़ैन्स वगैरह लगा दिए गए हैं, लाइट्स वगैरह लगा दी गई हैं। तो अब आपको इस टनल को क्रॉस करके भी मज़ा आएगा। और जैसे ही आप टनल से बाहर निकलेंगे, लेफ़्ट साइड पर आप देखेंगे कि ये डैम का एक व्यू आपको मिलता है, जो कि सुक्की किनारी डैम है, और इसके अंदर पानी भरना शुरू हो चुका है। ग्रीन कलर का खूबसूरत पानी आपका इस्तेकबाल करेगा, जो कि टनल से निकलते ही आपको लेफ़्ट साइड पर नज़र आएगा। फाइनली हम बर्फ़ के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं, और साथ ही साथ नारान के भी। लेकिन मसला ये था कि जैसे ही हम सुक्की किनारी टनल से बाहर निकले, कुछ किलोमीटर ड्राइव करने के बाद रोड बहुत डेंजरस हो गया था, क्योंकि रोड के ऊपर जगह जगह ब्लैक आइस पड़ी हुई थी। अब ये ब्लैक आइस वो वाली बर्फ़ होती है जो कि नॉर्मल हालात में या तो पानी होती है, लेकिन ठंड की वजह से रोड के ऊपर जम जाती है। और ये इस तरह की बर्फ़ होती है कि जिसके ऊपर ट्रैक्शन का नामो निशान भी नहीं होता। और तो यहाँ पर अगर आपने ब्रेक को प्रेस कर दिया तो दैट मीन्स कि आप सीधा रोड के ऊपर लैंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी किसी किस्म की ट्रैक्शन होती नहीं है। बेसिकली टायर्स रोड के साथ कनेक्टेड ही नहीं होते, जिसकी वजह से बहुत बुरी और डेंजरस किस्म की स्लिपरी सिचुएशन बनी भी होती है। खैर, किसी तरीके से हम आखिरी जो चंद किलोमीटर्स थे उनको बड़ी मुश्किल से क्रॉस करते हुए यहाँ तक पहुँचे, और अब हम एंटर हो रहे हैं नारान सिटी के अंदर। क्या हाल है जनाब? रास्ता खुला है सैफ अल मलूक का? पता नहीं, मेरे ख्याल है आगे से उन्होंने गड्डिया वालों ने बंद कर दिया क्या, लेकिन अच्छा। रास्ता यही है। अच्छा, चलें, बहुत शुक्रिया। देख लें आप आगे तक जाके, ठीक है, थैंक यू। ओके गाइस, तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट कि रास्ता खुला हो, और आइए देखते हैं। इस रास्ते को देखने के बाद तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग सैफ अल मलूक तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि ये जो आप बर्फ़ देख रहे हैं रास्ते पे, ये एक्चुअल में साइड पर तो बर्फ़ है, लेकिन सेंटर जहां से हम गुजर रहे हैं
वहाँ पर कम्प्लीटली ब्लैक आइस जमी हुई है, जिसके ऊपर रोड की ना तो कोई ट्रैक्शन है, ना ही कोई बाइक की ग्रिप है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि यहाँ पर भी हम ऊपर कहाँ तक जा सकते हैं। जहाँ से आगे जाना नामुमकिन हुआ, जहाँ तक जा सके वहाँ तक जाएंगे, और फिर जहाँ से आगे जाना नामुमकिन हुआ वहाँ पर हम रुक जाएंगे। तो चलें देखते हैं। अब हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ से आगे जाना नामुमकिन है, क्योंकि मेरे बाइक के टायर्स इस तरह के हैं कि वो तो फिर कुछ हद तक ट्रैक्शन उनकी है रोड के ऊपर, लेकिन उमर भाई के बाइक की ट्रैक्शन बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और वो बाइक बिल्कुल फिसल रहा है और ऐसे लग रहा है कि जैसे आप किसी शीशे के ऊपर बाइक चला रहे हैं, और वो भी पानी डालकर। वो आपके टायर ही दूसरे हैं ना, ये टायर दूसरे हैं, वो टायर दूसरे हैं। चलो फिर हो क्या हूँ, मैं खड़ूंगा। यार तुम लेके आओ, कोशिश करो, गिर जाएगा। अच्छा जी, अभी एक प्रॉब्लम हो गई है, वो ये कि उमर भाई का जो बाइक है उसकी ट्रैक्शन बिल्कुल ख़त्म हो गई है, क्योंकि हम इस वक्त एग्जैक्टली बर्फ़ के ऊपर खड़े हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो रोड है बिल्कुल जमा हुआ है। असल में आपकी जो टायर्स हैं वो बर्फ़ वाले तो है ही नहीं, ये ऑफ रोडिंग टायर्स भी नहीं है, ये वो 50-50 टाइप के टायर्स हैं। ये 50-50 भी नहीं है। 50-50 भी नहीं है, तो इनको तो बर्फ़ पर चलाना बेवकूफ़ी ही है। ये ब्लैक आइस है, ये स्लिप बहुत ये बुरी एग्जैक्टली ब्लैक आइस है। यहाँ पर सेंटर वाला जो एरिया है वो वहाँ पर सारी। इस पे भी चलाएंगे, कोरा पड़ा बना, ये तो अपने साथ दुश्मनी है ऊपर जाना। हाँ, ऊपर जाना दुश्मनी है। ऊपर तो मसला ये है कि ऊपर हम किसी तरीके से चले भी गए, वापस आना प्रॉब्लम है। हो एक फिर ब्रेक हम लगाई तो घूम। हाँ, हम लोग नीचे वापस नहीं आ सकेंगे, क्योंकि अभी मैंने कोशिश की है नीचे, तो वो ट्रैक्शन बिल्कुल है ही नहीं, स्लिप कर रही है। तुम्हारा भी स्लिप कर रहा है। हाँ तो फिर वापसी पे तो खुशी है। हाँ, तो ऐसा करते हैं कि मेरे ख्याल से थोड़ी देर यहीं पर लगा लेते हैं बाइक्स को साइड पे करके। हर गाड़ी तो कोई आ ही नहीं रही। सो गाइस, फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बर्फ़ तक पहुंच चुके हैं। इरादा था हमारा सैफुल मुलूक तक जाने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां तक हम नहीं पहुंच पाए। उसकी वजह आपके सामने है। उसकी मेन वजह है ये ब्लैक आइस। मेरे ख्याल से थोड़ी देर हम यहीं पर रुकेंगे, कुछ बर्फ़ शर्फ़ को एंजॉय करेंगे। और ये आप देखें, मेरे जूते भी जो हैं ये देखें फिसल रहे हैं शदीद किस्म के। तो बाइक को यहाँ से ऊपर लेकर जाना मेरे ख्याल से बेवकूफ़ी। क्या खूबसूरत व्यूज़ है। आइए ज़रा थोड़ा सा ऊपर पैदल चलते हैं और आपको ज़रा व्यूज़ में दिखाता हूँ यहाँ के। क्या खूबसूरत किस्म के व्यूज़ हैं, ओह माय गॉड। अब क्योंकि हम ठीक ठाक हाइट पर हैं तो यहाँ पर हमारी सांस भी थोड़ी ज़्यादा फूल रही है, ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से। शायद आपको वो अंदाज़ा हो भी रहा होगा। अस्सलाम वालेकुम। लुक एट दिस ब्यूटीफुल व्यू। इस खूबसूरत व्यू के लिए हम लोग यहाँ तक आए हैं। मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, इस वक्त आसमान तकरीबन साफ़ है, लेकिन ये जो छोटे छोटे बादलों के टुकड़े हैं इनके अंदर से भी हल्की हल्की बर्फ़ की छोटी छोटी जैसे टुकड़े गिरते हुए नज़र आ रहे हैं। पाइन ट्रीज़ वाइट हुए हुए हैं और थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। बाइक्स हमारे वहाँ पर हैं और मैं यहाँ से इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि बर्फ़ के ऐसे टुकड़े पड़े हुए हैं, तो ज़रा रुकने में आसानी होती है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा फिसलन वाली जगह है। जनाब, ये था हमारा आज का वीलॉग। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये सफ़र आपने हमारे साथ एंजॉय किया होगा। बाइक्स हमारे ये खड़े हैं, ये है मेरा बाइक और वो सामने नीचे खड़ा है उमर भाई का बाइक। अब मेरे बाइक में तो फिर कुछ टायर्स में ट्रैक्शन थी,
क्योंकि मेरे बाइक के टायर्स ऐसे लगे हुए हैं जो थोड़ा सा इस बर्फ़ के ऊपर भी ट्रैक्शन बना लेते हैं। लेकिन उमर भाई के जो बाइक के टायर्स हैं वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं हैं कि बर्फ़ में उनकी ट्रैक्शन हो, तो इस वजह से उनका बाइक तो वहीं रुक गया, यहाँ से ऊपर आ ही नहीं रहा था। और वैसे भी यहाँ से ऊपर जाना मेरे ख़्याल से बेवकूफ़ी ही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फ़ है और सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, और ओबियसली हमारे पास उस तरह की मशीन्स नहीं हैं जो कि प्रॉपर बर्फ़ में चला सकें हम। ज़रा आप व्यूज़ चेक करें, नज़ारे चेक करें यहाँ से, खूबसूरत, ब्यूटीफुल। सो ये था आज का व्लॉग। आई होप कि ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो सर्दियों की सबसे पहली बर्फ़बारी नारान की देखना चाहते हैं और नारान के रस्तों का भी हालात जानना चाहते हैं, तो इस व्लॉग को उनके साथ ज़रूर शेयर करें। अगर इस तरह के मज़ीद अच्छे मोटो व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, और साथ ही साथ उमर भाई के भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी आपको इसी तरह के इंटरेस्टिंग किस्म के व्लॉग्स देखने को मिलते रहेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।